दोस्तों इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर ITR 2 की फाइलिंग स्टार्ट कर दी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे 1, 2 और 4 तीन ऑप्शन आने लगे हैं। अभी तक ITR 1 और 4 का ऑप्शन आ रहा था, अब ITR 2 भी स्टार्ट कर दी गई है। मेनली ITR 2 किस किस के लिए होती है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, स्पेशल रेट आपकी इनकम हो, गेमिंग इनकम, क्रिप्टो से आपकी कोई इनकम हो, कैपिटल गेन से आपकी कोई इनकम हो, या फिर फॉरेन कंट्री से कोई आपको इनकम हो रही है, तो इन केसेस में आपको ITR 2 फाइल करना कंपलसरी होता है। ITR 1 आप फाइल कर सकते हैं किन किन केसेस में, अगर आपकी सैलरी इनकम है, कोई आपको रेंट इनकम आ रही है, कोई आपने लोन ले रखा है होम लोन जिसकी आपको डिडक्शन लेनी है, या फिर कोई आपकी एग्जेम्प्ट इनकम है, तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। ये 4 केसेस 1 के हैं। इसके अलावा इनमें से कोई भी केसेस आ जाता है आपके पास, तो आपको ITR 2 फाइल करना होता है। कोई बिजनेस की इनकम, कोई ट्रेडिंग कर रखी है आपने शेयर मार्केट में, इंट्राडे या फिर FNO, तो उस केस में आप ITR 1 और 2 दोनों ही फाइल नहीं कर सकते, आपको ITR 3 फाइल करनी होगी। अगर आपको वहाँ पे प्रॉफिट है, अगर लॉस है तो आप इग्नोर कर सकते हैं लॉस को और ITR 2 भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन आपको उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको ITR 3 ही फाइल करनी होगी। किसका लॉस? शेयर मार्केट में जो आपको ट्रेडिंग से FNO से हुआ है उसको, या फिर बिजनेस इनकम आ गई तो बिजनेस इनकम को भी आप ITR 2 में फाइल नहीं कर सकते। केवल इन केसेस में आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं। अब अगर आपकी इन चारों में से कोई भी इनकम नहीं है, केवल आपकी स्टार्टिंग में से ही है कुछ सैलरी वगैरह है, तो आप ITR 1 ही फाइल करें, आपको 2 की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जानेंगे इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। अगर आपने ये वीडियो देख लिया ना, तो खुद से आप अपनी ITR 2 फाइल कर सकते हैं। लेकिन ITR 2 थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, कुछ भी गलत फाइल ना करें। अगर आपको लग रहा है कोई डाउट है तो प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। हमारे थ्रू अपनी ITR फाइल करवानी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप अपनी डिटेल डालकर फिल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी। अब देखिए बात करते हैं शेयर मार्केट की जो इनकम होती है उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। शॉर्ट टर्म अलग होता है, लॉन्ग टर्म अलग होता है। 1 साल से कम वाला शॉर्ट टर्म होता है, 1 साल से ज़्यादा वाला लॉन्ग टर्म होता है। अब उस पे जो है पिछले साल जो बजट आया था उसके अंदर कुछ चेंजेस करे गए थे, जिसके चलते ही ये ITR 2 का फॉर्म थोड़ा डिले हुआ है। बजट के तारीख में यानी कि 23 जुलाई 2024 को ये जो एक चेंज हुआ था काफ़ी बड़ा, टैक्स के रेट ही बदल दिए गए थे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% टैक्स लगता था, 23 जुलाई से इसको 20% कर दिया गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10% लगता था, 23 जुलाई 2024 से इसको 12.5% कर दिया गया। तो इस साल जो भी आप डिटेल डालेंगे, इस डेट से पहले वाली अलग, इस डेट के बाद वाली अलग आपको डालनी पड़ेगी। ITR के फॉर्म के अंदर भी ये 2 कॉलम आपको अलग से दे दिए गए हैं, तो आपको अलग अलग दोनों डिटेल डालते हुए चलना है। कैसे बात फाइल करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे आ जाना है। यहाँ पर आपको आके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में ई फाइल के ऑप्शन में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ITR का आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। तो 25-26 की ITR अपन फाइल कर सकते हैं असेसमेंट ईयर, जिसको कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 बोलते हैं। 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 के बीच में आपने जो भी पैसा कमाया ना, उसकी ITR फाइल हो रही है, उसको असेसमेंट ईयर 25-26 बोलते हैं। अब मैं ये वीडियो में बता रहा हूँ तो यही सेलेक्ट करना है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, पीछे वाला सेलेक्ट करके बोलते हैं सर हम पिछले साल की ITR भी फाइल कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। उसका प्रोसेस अलग होता है। पिछले साल की अगर आपको ITR फाइल करनी है तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे तो दूसरा ऑप्शन आ जाएगा, आप देखेंगे ये चेंज हो गया ऑप्शन ही, यहाँ से आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा, तो ये वाला ही आपको सेलेक्ट करना है। ऑनलाइन तरीके से फाइल करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे करेंगे। इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल रखेंगे, इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है फॉर्म 2 सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड विथ ITR 2। यहाँ से आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पे, अब आपको यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन रखना है अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा है। अगर आपकी इनकम 3 लाख से भी कम है तो आप लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ से आपको शेड्यूल वगैरह सेलेक्ट करने हैं, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कैपिटल गेन की डिटेल आपको कहाँ से मिलेगी। तो जिस भी ऐप के अंदर आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, जैसे कि हम ग्रो के केस में बात करें तो इस केस में जो है वो ग्रो का अकाउंट था, तो ये आप देखेंगे ग्रो के अंदर आपको रिपोर्ट्स का सेक्शन मिलेगा, वहाँ से आपको अपनी रिपोर्ट्स डाउनलोड कर लेनी है। ये देखिए यहाँ पर आपको रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में जाएंगे ना, टैक्स का ऑप्शन मिलेगा। टैक्स में आपको म्यूचुअल फंड कैपिटल गेन, स्टॉक्स कैपिटल गेन, ये 2 रिपोर्ट डाउनलोड कर लेनी है। इन दोनों से ही अपना काम हो जाएगा। बाकी आप ज़ेरोदा वगैरह कोई दूसरा ऐप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर एक ही शीट के अंदर आपको पूरी डिटेल मिल जाती है, टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के नाम से, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। हर ऐप आपको जो है वो प्रोवाइड करता है, तो आपको ये दोनों चीज़ डाउनलोड कर लेनी है। अपने केस में म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट में तो कुछ था नहीं, जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट एकदम क्लीन है, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। शेयर्स के ट्रांजैक्शन थे वो आप ये देख सकते हो, ये रहे ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की आपको डाउनलोड कर लेनी है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे आपको चार्जेस दिखा रहा है, तो चार्जेस की भी आपको डिडक्शन मिलती है, लेकिन STT की आपको डिडक्शन नहीं मिलती अगर आप कैपिटल गेन रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं पहले ही, ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो।
ये हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉफिट आपको दिखा रखा है, रियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है 14,105 रुपये। कौन सा है ये? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर 14,105 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। कैसे कैसे हुआ है आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको आईटीआर फाइल करते टाइम मैं बताता चलूँगा लॉन्ग टर्म कैसे डालना है। इंट्राडे अगर आपका प्रॉफिट आ रहा है तो आप आईटीआर 2 फाइल नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आप स्टॉक्स के नाम मैंने ब्लर कर दिए हैं, बिना मतलब कोई यूट्यूब की गाइडलाइन वगैरह ना आ जाए उसके चक्कर में। रियलाइज्ड प्रॉफिट आप देखेंगे, यहाँ पर आप टोटल करेंगे 14,105 होता है प्रॉफिट। सेल वैल्यू आप यहाँ से चेक कर सकते हो, परचेज वैल्यू आप यहाँ से चेक कर सकते हो। सेल डेट आप देखोगे, जो हमने आपको डेट बताई 23 जुलाई, ये दोनों है उसके बाद की, तो अपन इसको एक साथ बाद वाले में डालेंगे जिसपे कि 20% का कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होएगा। अगर आपका ट्रांजैक्शन 23 जुलाई 2024 से पहले की सेल डेट दिखा रहा है तो आपको 15% वाले ऑप्शन में डालना है। ये आपको दोनों को अलग अलग रखना पड़ेगा, ये आपको खुद से इस बार मैनुअल काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया कैपिटल गेन 14,105 है, और चार्जेस की आपको डिडक्शन मिलती है। 204 टोटल था लेकिन अपन ने वो हटा दिया एसटीटी, तो आपका बाकी चार्जेस कितना बचा 118 रुपये, तो आपको 118 रुपये की डिडक्शन मिल जाएगी वहाँ से। चलिए अब फाइल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको शेड्यूल सेलेक्ट कर लेने हैं। पहला ये पड़ा रहने दें। इनकम में आना है आपको, सैलरी है आपकी तो इसको सेलेक्ट रखें, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो इसको सेलेक्ट रखें, जो नहीं है उसको हटा दीजिए। कैपिटल गेन है तो इसको रखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो इसको भी रखिए। नहीं है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के अंदर आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे आएगा। इसके अलावा ये नॉन रेजिडेंट के लिए इसको हटा दीजिए। क्रिप्टो करेंसी से आपकी कोई ट्रांजैक्शन वगैरह इनकम है तो आपको ये वाला सेलेक्ट करना है। अदर सोर्सेज में आपकी इनकम है तो ये तो मैंडेटरी है, वैसे ही सेलेक्ट रहेगा। कोई स्पेशल पर्सन की है इनकम तो इसको सेलेक्ट करिए, हमारे केस में नहीं है। शेड्यूल स्पेशल इनकम, ये क्या है? स्पेशल रेट से जो इनकम टैक्स होती है, जैसे शेयर मार्केट की इनकम है वो स्पेशल रेट पे लगती है, क्रिप्टो की स्पेशल रेट पे लगती है, गेमिंग इनकम पे स्पेशल रेट लगता है। एग्जेम्प्ट इनकम है तो इसको सेलेक्ट करिए। एग्जेम्प्ट इनकम आपने पीपीएफ से पैसा निकाला, पीएफ से आपने पैसा निकाला, जो आपने मैच्योरिटी पे पैसा आया ना पीपीएफ से, वो भी एग्जेम्प्ट होता है, तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ दे सकते हैं। आप चाहें तो इसको ना भी दें, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आप दे देंगे तो अच्छा है। पीपीएफ से जो आपका मैच्योरिटी पे पैसा मिला एग्जेम्प्ट इनकम में दिखा दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस ये आपको सेलेक्ट कर लेने। इतने डिडक्शन में है कुछ तो सेलेक्ट करिए। न्यू टैक्स रिजिम में हम आईटीआर फाइल करेंगे तो न्यू टैक्स रिजिम में केवल एनपीएस की डिडक्शन मिलती है, बाकी कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती है। तो आपको ओल्ड में जाना है तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। इस वीडियो में हम केवल न्यू की बात कर रहे हैं, बाकी टैक्सेस में और अदर्स में आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है। कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए अपने 17 शेड्यूल आ गए हैं, तो सबकी अपन बात करेंगे। कंटिन्यू करना है। क्या आप न्यू टैक्स रिजिम में जाना चाहते हो? यस, हम न्यू टैक्स रिजिम में अपनी आईटीआर फाइल करेंगे। यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कौन कौन से अलाउंसेस आपके लिए एप्लीकेबल है। अभी हमने न्यू टैक्स रिजिम सेलेक्ट किया तो बाय डिफॉल्ट इन सब पे नो आ गया है। देखिए एचआरए नो, एलटीए नो, कोई भी आपको एक्सपेंसेस वगैरह क्लेम करना है नो। यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज है ना, न्यू टैक्स रिजिम में केवल स्पेशली एबल्ड पर्सन को मिलता है, बाकियों को नहीं मिलता। अगर आप एक स्पेशली एबल्ड पर्सन हैं तो आप सेलेक्ट करके आप डाल सकते हैं, वरना आप इसको भी नो रखेंगे। कंटिन्यू कर देंगे। 80CCD2 एनपीएस में अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आपका ऑटोमेटिक भी कट जाता होगा। अगर आपने खुद से इन्वेस्टमेंट किया है, इसको भी यस करके आप डिडक्शन ले सकते हैं। एनपीएस में अगर आपने अपनी कंपनी को बोल रखा है कि हमारा एनपीएस अकाउंट खोल के हमारी डिडक्शन करो, तो उसका आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 14% ऑफ बेसिक प्लस डीए तक की आपको डिडक्शन यहाँ पे मिल जाती है अगर आपका एनपीएस में अकाउंट है और पैसा इन्वेस्ट किया गया है। तो आप यहाँ पे यस करके वो अमाउंट डाल दीजिएगा। हमारे केस में नहीं है तो हम इसको नो करके आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर अब काफ़ी सारे आ गए हैं। आईटीआर 1 और 4 में तो 2-4 ही ऑप्शन आते थे, यहाँ पे देखें काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए हैं। जो जो कंपलसरी हैं उसके आगे मैंडेटरी लिखा हुआ है, जो कंपलसरी नहीं है उसको आप छोड़ भी सकते हो और डायरेक्ट आप यहाँ पर देखेंगे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जा सकते हो। आईटीआर 1 और 4 में ऐसा नहीं होता, आपको सबको सेलेक्ट करना होता है, सबको चेक करना होता है। यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हो जो जो मैंडेटरी है, लेकिन उसको अपन करेंगे। सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट है, ये ब्लर कर रखे हैं मैंने, इसको ओपन ही नहीं करते। बाकी आप अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। प्राइवेसी रीजन की वजह से इसको हम ओपन नहीं कर रहे हैं। फिर फाइलिंग स्टेटस पे आप देखेंगे आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है, रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट वाला, आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में आपको रेजिडेंशियल स्टेटस पे आ जाना है। इधर आपको पहले ऑप्शन में रेजिडेंट सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पर भी आपको पहला ऑप्शन ही सेलेक्ट कर देना है। 182 दिन से ज़्यादा हम इंडिया के अंदर थे। बाकी ये जितने भी ऑप्शन है सब में आपको नो कर देना है। नो नो नो। यहाँ पर आप देखेंगे रिटर्न फाइल बाय रिप्रेजेंटेटिव असेसी, अगर आप किसी और के बिहाफ पे आईटीआर फाइल कर रहे हो तो यस करके आपको डिटेल डालनी पड़ेगी, हम नो ही करेंगे। इसके अलावा आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं? नहीं। क्या आपने
अनलिस्टेड कंपनी के कोई इक्विटी शेयर होल्ड करे थे पिछले साल में, अगर आपने किए थे तो यस करना पड़ेगा, वरना आप इसको भी नो कर दीजिए। यहाँ पर आपके बैंक की डिटेल आ जाएगी, इसको भी हम ओपन नहीं करते हैं। ये देखिए पहला ऑप्शन कंप्लीट हो गया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला। फिर सैलरी की डिटेल आपको डालनी है। अब सैलरी की डिटेल देखिए ITR 2 के अंदर आपको, अगर आपके फॉर्म 26 AS में आ रही है तो वहाँ से ये कंपनी का नाम वगैरह सब कुछ फैच कर लेगा। अगर नहीं आ रही तो आपको ये मैनुअल डालनी पड़ेगी, सब कुछ आपको मैनुअल डालना पड़ेगा। कम एम्प्लॉयर का नाम XYZ लिमिटेड, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर स्टेट गवर्नमेंट है, PSU है या फिर अदर्स है तो अदर्स डाल देंगे। उसका एड्रेस डालना पड़ेगा। एड्रेस में यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है, जो जो स्टार लगे हुए ना वो कंपलसरी है। यहाँ से हम स्टेट भी सेलेक्ट कर लेते हैं, ये दिल्ली का, ये पिन कोड भी हम डाल देते हैं। ये हम एक ऐसे ही डमी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, आपको गलत नहीं डालनी है, आपको सही इन्फॉर्मेशन डालनी है यहाँ पे अपने एम्प्लॉयर की। देखिए ज़्यादातर चांस तो यही है, अगर आपको सैलरी मिल रही है, फॉर्म 26 AS AIS में रिपोर्ट हो रही है तो ये ऑटोमेटिक भरी हुई आएगी इन्फॉर्मेशन, अदरवाइज़ आपको खुद से डाल देनी है। अब यहाँ पर आपको सैलरी की डिटेल डालनी है। सैलरी में आपको सबसे पहले बेसिक सैलरी का अमाउंट डाल देना है। अब देखिए आपके पास है बाइफरकेशन डिटेल तो आप अलग अलग डाल सकते हो, जैसे कि बेसिक है आपके पास, DA है, कन्वीनियंस अलाउंस है, HRA है, ये सब आपको पता है अलग अलग से, तो आप अलग अलग से डालिए। नहीं पता तो आप बेसिक में ही पूरा अमाउंट डाल दीजिए। आपकी 5 लाख सैलरी है तो पूरा 5 लाख आपने बेसिक में ही डाल देना है। अगर आपको पता है आपके सैलरी स्लिप में अलग अलग लिखा हुआ है तो डालिए, नहीं तो सारा बेसिक में डाल के भी आप छोड़ सकते हैं। उसके अलावा कोई आपको परक्विजिट्स दिए गए हैं, कोई आपको ऐसे बेनिफिट दिए गए हैं जो कि पैसा नहीं मिला लेकिन कुछ ऐसे बेनिफिट दिए गए हैं, जैसे कि आप देखेंगे अकोमोडेशन आपको दिया गया, कोई गाड़ी वगैरह आपको प्रोवाइड की गई, इस तरीके से आपको कोई बेनिफिट दिया गया है तो आप यहाँ डाल सकते हो। इसके अलावा कोई आपको सैलरी के जगह आपको कुछ ऐसा अमाउंट दे दिया गया हो, जैसे कि आप देख सकते हो कंपनसेशन वगैरह कुछ आपको मिला है, इनमें से कुछ है तो आप डालिए, नहीं है तो आपको सिंपल क्या करना है, सारी डिटेल यहाँ पर आपको बेसिक सैलरी वाले ऑप्शन में डाल के छोड़ देनी है। अगर एक्स्ट्रा है, जैसे बेसिक 5 है, इसके अलावा एक और है आप यहाँ पे डालेंगे, जैसे कि HRA है, 2 लाख HRA है, वो आप ऐड करके डाल सकते हैं। नहीं है तो केवल एक में ही सारा डाल दीजिए। अपन ने एक में ही डाल दिया, कंपनी की डिटेल अपन ने डाल दी। इसके बाद में आप नीचे आएंगे तो इसको सेव कर देना है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है आपको 75,000 रुपये की, जैसा कि आप देखेंगे 75,000 की डिडक्शन मिल गई, ऑटोमेटिक ये 4,25,000 रुपये हो गया। मैनुअल कुछ भी नहीं करा अपन ने, 75,000 का ऑटोमेटिक हो जाता है बस। इसके बाद में आपको सेव कर देना है। देखिए ये हो गया सैलरी वाला ऑप्शन कंप्लीट। अब आता है हाउस प्रॉपर्टी का। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर हाउस प्रॉपर्टी में आपको कहाँ डिडक्शन मिलती है, केवल जब आपने कोई प्रॉपर्टी जो है वो किराए पर दे रखी है और उस पे आपको लोन ले रखा है, तो उस कंडीशन में आपको डिडक्शन मिल जाएगी लोन की, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलेगी। तो आपको डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपकी इस केस की प्रॉपर्टी नहीं है तो। अगर आप खुद ही रह रहे हैं उस प्रॉपर्टी में, आपने लोन ले रखा है, तो वो न्यू टैक्स रिजीम में आपको डिडक्शन नहीं मिलती है। यहाँ पर आप डालेंगे, इधर आपको प्रॉपर्टी की डिटेल डालने का ऑप्शन आएगा, नीचे आपको इंटरेस्ट का ऑप्शन आएगा। तो आपको प्रॉपर्टी अगर आपने किराए पर दे रखी है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर ही लोन है तो डिडक्शन मिल जाएगी, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलेगी। तो हम इसको सेव कर देते हैं, कोई भी डिटेल ना डाल के। ये सेव नहीं करेगा तो इसको बैक आ जाते हैं। हमारे केस में कुछ भी नहीं है तो इसको हम छोड़ रहे हैं। इसके अलावा कैपिटल गेन की बात कर लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए कैपिटल गेन में सबसे पहला ऑप्शन आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का। पहले ऑप्शन में आपको नहीं डालना है। शेयर्स की जो ट्रांजेक्शन है वो आपको दूसरे ऑप्शन में डालनी है। फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, यहाँ पर केवल शॉर्ट टर्म जो कि 111A के अंदर आते हैं वो अपने को यहाँ डालना है। ऐड डिटेल पे क्लिक करेंगे, इधर आप देखेंगे वाइल वेयर शेयर्स वर ट्रांसफर्ड बिफोर और आफ्टर, दोनों ऑप्शन दे दिए इसने। देखिए 2 बना के दे दिए। इस साल से यहाँ पर 2 कॉलम आएंगे, पिछले साल तक एक ही आता था। सेक्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है 111A फॉर अदर्स वाला। इसके अलावा इधर से आपको डालनी है डिटेल फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। हमारे केस में क्या था आप देखेंगे, जो डिटेल थी बाद की थी दोनों, तो हम ऑन और आफ्टर 23 जुलाई और 23 जुलाई के बाद वाले में डालेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ये जो सेल वैल्यू है ना, सेल वैल्यू, इसका टोटल 43,580 रुपये यहाँ डालना है। 43,580 ये हो गया पहला ऑप्शन। फिर था दूसरा ऑप्शन, क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने रुपए में ख़रीदा था। यहाँ पर आएगा बाय वैल्यू का टोटल 29,475, 29,475 ये हो गया कंप्लीट। ये आपका प्रॉफिट आ गया 14,105 निकल के। कितना इजी था। वैसे ही कोई 23 जुलाई से पहले वाला है तो वो आपको इस वाले साइड में डाल देना है। बस आपको ये अलग अलग खुद से करना पड़ेगा इस बार। पिछली बार तक तो एक ही कॉलम आता था, इस बार आपको 2 कॉलम दे दी गई। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट या फिर कोई एक्सपेंडिचर
एक्सपेंडिचर इससे कनेक्टेड हमने अभी निकाला था 118 रुपये, तो यहाँ पर 118 रुपये भी डाल के हम अपने प्रॉफिट को कम कर लेंगे। 13,987 हो गया हमारा प्रॉफिट। 118 की डिडक्शन मिल गई। ये जो STT था ना, इसको मत ले लेना, इसको हटा के करना है, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट, बस सेव कर दो। ये लो, हो गया कंप्लीट। लॉन्ग टर्म की डिटेल यहाँ पर नहीं डालनी है। इधर क्या आएगा, सेल ऑफ प्रॉपर्टी, लैंड और बिल्डिंग को बेचा है ना, उसकी डिटेल आएगी लॉन्ग टर्म यहाँ पे। यहाँ नहीं डालनी है, फिर से सुन लीजिए, इसको सेव करके आगे बढ़ जाना है। इसके बाद में शेड्यूल 112A आएगा ना, इसमें डालनी है लॉन्ग टर्म की डिटेल। यहाँ पर आपको मैनुअल डालनी पड़ेगी। ऐड अनदर करेंगे। 31 जनवरी से पहले खरीदा था, नहीं, उसके बाद में खरीदा था 2018 के। कब बेचा, पहले बेचा इस तारीख से या इसके बाद में बेचा, ये तो इस साल से बढ़ गया ऑप्शन, तो हमने बेचा। हमारे केस में 0 है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन हम क्या है कि इसको ही लॉन्ग टर्म मान के एक बार आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं। आपके केस में ये देखिए लॉन्ग टर्म वाला हो तो डालिएगा, हमारे देखिए ये लॉन्ग टर्म खाली है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑन और आफ्टर, ठीक है, ये डाल दिया। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, टोटल सेल्स डालनी है, तो वही टोटल सेल्स अमाउंट कितनी है, 43,580, 43,580 डालना है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे डालना है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था, 29,475, 29,475, ये डाल दिया, ठीक है, ये आ गया। इसमें भी देखिए 14,105 का प्रॉफिट आ गया। कोई खर्चा आपको डालना है तो 114 रुपये का खर्चा डाल सकते हैं, 118 का 118, ठीक है, डाल दिया। वही सेम प्रॉफिट यहाँ पर निकल के आ गया। इसको सेव कर दीजिएगा। इस तरीके से आपको लॉन्ग टर्म की भी डाल देनी है। शेयर्स अगर आपके कुछ ऐसे हैं जो इससे पहले के खरीदे हुए हैं तो उसको आपको ये वाला सेलेक्ट कर लेना है, वरना आपको 18 के बाद के हैं तो यही वाला आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है और इसको सेव कर देना है। ये लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट भी निकल गया और इसको कन्फर्म कर देना है। ये देखिए शॉर्ट टर्म भी हो गया, लॉन्ग टर्म भी हो गया, दोनों का प्रॉफिट आपका डल गया है। हमने ये डाला है डमी डिटेल, आप अपने केस में सही डिटेल डालिएगा। फिर क्रिप्टो की डिटेल आपको यहाँ डालनी है। इनकम फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, यहाँ पर भी सेम ऑप्शन आता है आपको। क्रिप्टो इस वीडियो में हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्रिप्टो की अलग से वीडियो बना देंगे। जिस तारीख को आपने खरीदा था वो आपको यहाँ डालनी है, कब आपने बेचा था वो आपको ये डालनी है। कंसिडरेशन यानी कि सेल अमाउंट यहाँ पे डालना है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, परचेज अमाउंट यहाँ डालना है। आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। 1% का TDS कटता है। अगर आपका प्रॉफिट एडजस्ट होएगा तो वो TDS आपका रिफंड भी आ सकता है, अदरवाइज़ वो TDS आपका कम पड़ेगा तो आपको ज़्यादा भी देना पड़ सकता है। आप अपने केस को देख लीजिएगा। हमारे केस में नहीं है क्रिप्टो की कोई भी डिटेल तो हम इसको स्किप कर रहे हैं। फिर आ जाते हैं अदर सोर्सेज के अंदर। अदर सोर्सेज में क्या क्या इनकम आती है, यहाँ पहले ऑप्शन में देखेंगे डिविडेंड इनकम आती है, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट आता है, FD का इंटरेस्ट आता है, कोई और भी कहीं से आपको इंटरेस्ट इनकम आई है वो आती है। इसके अलावा इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट, यहाँ पर जाएंगे ना, आपको विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड, पजल, रेसेस, कार्ड गेम चार्जेबल अंडर सेक्शन 115BB, ये आपको यहाँ डालनी पड़ेगी। कैसे डालनी है, एडिट करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन में डाल देना है जितना आपको इनकम हुई है। 5,000 हुई है तो 5,000 डालिए, 10,000 हुई है तो 10,000 डालिए। ये डिटेल आपको कहाँ दिख जाएगी, अपने फॉर्म 26AS के अंदर तो TDS वाली डिटेल दिखेगी, और फॉर्म AIS के अंदर आपको सारी डिटेल दिख जाएगी। ये 115BB इस नाम से दिखेगी, और चार्जेबल अंडर 115BBJ जो ऑनलाइन गेमिंग की इनकम है ना, उसका 115BBJ नाम से ऑनलाइन गेमिंग अलग दिखेगा, ये अलग दिखेगा। ये दोनों सेक्शन अलग हैं, ध्यान रखिएगा, इन दोनों को एक साथ मत लिखिएगा। ये वाला अलग है विनिंग फ्रॉम लॉटरीज और विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, दोनों को अलग अलग, इन दोनों का TDS भी अलग अलग सेक्शन में जाता है। इसका 194BA के अंदर जाता है BBJ वाला जो है, और इसका दूसरे सेक्शन में जाता है। तो दोनों का अलग अलग TDS जाता है, तो वो अलग अलग ही रखिएगा और दोनों की इनकम भी अलग अलग दिखाइएगा यहाँ पर। ये हो गया। इसके अलावा कुछ भी यहाँ पर नहीं डालना होता है और सेव कर देना होता है आपको। ये हो गया कंप्लीट। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर क्या क्या इनकम थी, फिर से आप एडिट करके इसको भी चेक कर लो। डिविडेंड इनकम आती है इधर, जो आपके AIS के अंदर दिख जाएगी। कोई इंटरेस्ट इनकम सेविंग बैंक अकाउंट से वो यहाँ दिख जाएगी। ये देखिए ये डिटेल ऑटोमेटिक फिलअप होके आई है। कहाँ से हुई है फिलअप, इस AIS से हुई है। AIS के अंदर आप देखेंगे ना, मैं आपको दिखाऊँ, प्रोसीड AIS 2024-25 का AIS, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ना, ये देखिए TIS डिविडेंड इनकम 2062, सेविंग अकाउंट 2,881, 2062, 2,881, FD का इंटरेस्ट 54,583, 54,583। टोटल सेल्स भी आप देखेंगे ना, सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ 43,580, ये फिगर अपने उस रिपोर्ट में भी था। ये देखिए इसका टोटल करेंगे 43,580, ये सेल अमाउंट मैच हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी आपको एक चीज़ दिखाऊं, इधर आप देखेंगे सेल वाली डिटेल में आप जाएंगे ना, इस पर क्लिक करेंगे,
क्लिक करने के बाद में आप नीचे आएंगे, ये कहाँ गई, ये सेल की डिटेल ये रही, सेल ऑफ म्यूचुअल फंड 43,580, ये देखिए 2 एंट्री है इसके अंदर दिखा रहा है। इस पर क्लिक करेंगे ना, ये देखिए ये दोनों एंट्री, अगर आपके पास ब्रोकर की रिपोर्ट नहीं भी है ना, सेल की डेट दिखाइए 23 दिसंबर, 19 सितंबर, कंपनी का नाम है, कौन सी कंपनी के शेयर हैं, क्रेडिट टाइप यहाँ पर देखेंगे आप, एसेट टाइप शॉर्ट टर्म दोनों बता दिया इसने, क्वांटिटी बता दी, सेल यूनिट बता दी, सेल कंसिडरेशन बता दी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बता दी। यहाँ पर देखिए सेल कंसिडरेशन भी आपको टोटल वैल्यू दिखा दी यहाँ पर, लेकिन इसमें एक गड़बड़ आ जाती है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के मामले में। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखिए यहाँ दूसरे वाले केस में नहीं दिखाई, क्यों नहीं दिखाई, क्योंकि ये जो है ये आईपीओ वाला शेयर था। आईपीओ वाला जो शेयर होता है पीएन गार्डगिल, ये आप देखिए आईपीओ का जो शेयर है वो खरीदा गया था, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पर नहीं आई। जब आप खरीदते हैं तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पकड़ लेता है, जब आप नहीं खरीदते आईपीओ अप्लाई करते हैं तो उस केस में यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं आती है, तो यहाँ पर ये गड़बड़ हो जाती है। वरना काफ़ी लोग क्या है कि बिना रिपोर्ट के किसी सीए के पास जाके आप आईटीआर फाइल करवा रहे हैं, वो आपसे बोलेगी ब्रोकर की रिपोर्ट मत दे, उसके बिना हम आईटीआर फाइल कर देंगे। तो कैसे करेंगे आप मेरे को बताइए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही नहीं है जो इसमें दे रखा, तो वो कैसे फाइल होगी। इसलिए ये ब्रोकर की रिपोर्ट कंपलसरी होती है। कोई भी आपसे फाइल, आप किसी से भी अपनी आईटीआर फाइल करवाएं तो वो आपसे ये ब्रोकर रिपोर्ट मांग रहा है तो उसको दे दें। ऐसे मना करेंगे तो फिर आपकी गलत आईटीआर भी फाइल करी जा सकती है। ये हो गया, ये आपको सब चेक कर लेना। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन हो रहा था इनकम टैक्स रिफंड का। लास्ट ईयर आपने जो आईटीआर फाइल करी थी उसमें आपने 10,000 रिफंड क्लेम किया था, सरकार ने 10,500 रुपये आपको रिफंड दिया था ना, तो वो 500 रुपये जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दिया था ना, वो डिटेल यहाँ पे आती है। ये भी ऑटोमेटिक आ जाती है, आपको नहीं डालनी है। कई लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं सर ये तो अपने आप आ गई 500 रुपये, हमारी तो कोई इनकम थी नहीं, यहाँ पे ऐसे ज़बरदस्ती आ गई, तो हमने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया। डिलीट नहीं करना है। अगर आ रही है इनकम, सिस्टम ने कैप्चर करिए तो उसको डिलीट कुछ भी ना करें। कुछ गलत है, आपको लगता है हाँ ये तो गलत ही है, उस केस में आप उसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए ऑप्शन का ऑप्शन है ना, यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करके आपको मिलेगा फीडबैक टाइप, इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड। आपको लग रहा है ना ये नहीं है, मेरी नहीं है, गलत है, तो आपको क्लिक करना इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड कर दीजिए, या फिर इनकम इज नॉट टैक्सेबल कर दीजिए। जो भी आपको लग रहा है तब करना है। एआईएस के अंदर आप कर सकते हो सारी चीज़ में। यहाँ आप देखेंगे ना एआईएस में आप जाएंगे, जैसे कि डिविडेंड इनकम है। अब डिविडेंड इनकम बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ इस टाटा कंपनी ने 500 रुपये डिविडेंड दिया, मैं बोलूँ ये मेरे को मिला ही नहीं है, ये मेरा नहीं है। ऑप्शन पे जाएंगे, इस पर इन्फॉर्मेशन इज नॉट टैक्सेबल, इनकरेक्ट, फुल्ली करेक्ट, जो भी है वो सेलेक्ट कर दीजिए। बोलते हैं नहीं हमारा है ही नहीं, इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड करके सबमिट कर दो। उसी केस में करना है जब हो। बाकी ऐसे नहीं कि आपको यहाँ पर आ रही है भाई ये ऑटोमेटिक आ गई, आप बोलो 2081 आ गया मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी है, सेव कर देना है। ठीक है, ये हो गया अदर सोर्सेस, सेव हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट करने के बाद में आपको पीछे आ जाना है, पीछे आने के बाद में इसको कंफर्म कर देना है। अदर सोर्सेस हो गया। बाकी ये मैंडेटरी है, ये कैरी फॉरवर्ड वाले हैं। लॉस को आपको अगर सेट ऑफ वगैरह करना है, पिछले साल आप कोई लॉस लेके आए थे या फिर इस साल आपको कोई लॉस है उसको आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, उनके ये शेड्यूल है, आपको बस ओपन करना है और कंटिन्यू करते चलना है। बाकी अपने आप हो जाएगा, आपको मैनुअल कुछ भी नहीं करना है। अगर आप करना चाहें तो ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस, इस पर आपको जाना है, सिर्फ आपको कन्फर्म करना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं छेड़ना है। कैरी फॉरवर्ड कुछ आप लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, शेड्यूल एसआई स्पेशल रेट वाले में आप देखोगे यहाँ भी आपको छेड़ना कुछ नहीं है, आपको बताया जाएगा केवल। जैसे कि हमारा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म था ना, वो स्पेशल रेट में आता है। कोई अपनी गेमिंग वाली इनकम थी वो भी स्पेशल रेट में आती है, तो वो सब यहाँ पर दिखाई जाएगी। छेड़ना कुछ भी नहीं है, ओनली कन्फर्म कर देना है, बस ये हो गया। इसके बाद आप देखेंगे शेड्यूल चैप्टर 6A का जो डिडक्शन वगैरह आपको लेनी है, जैसा कि आप 80C वगैरह की डिटेल आप लेना चाहें, एडिट करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम में हम नहीं डाल सकते। ठीक है, इसको भी कंफर्म कर देते हैं। इसके अलावा एग्जेम्प्ट इनकम जैसे कि मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट इनकम कुछ है एग्जेम्प्ट तो आप यहाँ डाल सकते हो। एग्रीकल्चर से आपकी कोई इनकम हुई है तो आप यहाँ डाल सकते हो, एग्रीकल्चर इनकम भी एग्जेम्प्ट होती है। अदर एग्जेम्प्ट इनकम में आप देखेंगे यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। 10BC आप ये देखेंगे, रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जो कि आपको पीपीएफ वगैरह का पैसा मिला है ना, 5 लाख रुपए अगर आपको मिले हैं तो 5 लाख रुपए, 50 लाख, जितने भी मिले ना यहाँ डाल दो, कोई भी इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। फिर आपको कंफर्म कर देना है। ये एग्जेम्प्ट इनकम वाला भी शेड्यूल आपका हो गया। बस आगे आपको कुछ नहीं करना, इसको भी आप ओपन करके बस कंफर्म करना चाहें। अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स है जिसको आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में जाना है। आप यहाँ पर देखेंगे सैलरी हमने डाली थी 5 लाख, जिसमें 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई। कैपिटल गेन हमने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में दोनों में 13,987 का डाला था, ये हो गया टोटल 27,000।
अदर सोर्सेज में हमारी इनकम जो एफडी का इंटरेस्ट था, बाकी सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट, ये हमने 5,000 रुपये गेमिंग में डाली थी, ये सब मिलाकर 64,000 हो गया। टोटल इनकम अपनी 5,17,000 हो गई। इनकम जो है वो 7 लाख रुपये तक टैक्स फ्री है। 3 लाख रुपये तक तो इनकम कंप्लीटली टैक्स फ्री है। 3 लाख से लेकर 7 लाख तक की जो इनकम है उस पर 5% का टैक्स लगता है, यानी कि 20,000 रुपये टैक्स लगेगा 7 लाख रुपये की इनकम पे। लेकिन सरकार आपको रिबेट दे देती है कि बोलती है 7 लाख रुपये और इनकम 20,000 रुपये है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन 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 स्पेशल रेट वाली इनकम आ गई ना, उसमें स्पेशल रेट वाली इनकम पे टैक्स लगेगा, उसमें आपको रिबेट नहीं मिलेगी। स्पेशल रेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, गेमिंग इनकम, ये सारी स्पेशल रेट होती है। जो स्लैब के हिसाब से टैक्स नहीं लगता वो स्पेशल रेट में आ जाती है। तो उन सब का टैक्स बना है अपने यहाँ पर। आप देखेंगे ना, 5,000 रुपये अपनी गेमिंग की थी तो 5,000 पे 30% टैक्स लगता है, सीधा का सीधा 1,500 रुपये तो इसका हो गया। और ये 27,000 था ना, इसमें से लॉन्ग टर्म तो एग्जेम्प्ट हो गया, जो शॉर्ट टर्म था उस पर अपना टैक्स बनेगा। तो वो और वो सब मिलाकर अपनी जो है टैक्स बन गई लाइबिलिटी। बाकी आपको कंफर्म कर देना है। ये आपको देख लेना है टैक्सेस पेड वाले ऑप्शन में। अगर आपने कोई टैक्स पे कर रखा है अपनी तरफ से एडवांस टैक्स के अंदर, तो यहाँ पर आपको वो डिटेल डाल देनी है। कोई टीडीएस वगैरह है आपका सैलरी से तो वो यहाँ दिखेगा पहले ऑप्शन में। सैलरी के अलावा कहीं और से टीडीएस है तो वो यहाँ दिखेगा। जैसे कि हमारे केस में एफडी के अंदर टीडीएस कटा था, तो ये आप देख सकते हो 21 रुपये का टीडीएस कटा था, तो वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। कंफर्म कर देना है। लास्ट में टोटल टैक्सेबल इनकम वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे रिबेट मिल गई हमें 9,226 की। ये कौन से में से मिली है? केवल नॉर्मल इनकम में से मिली है, स्पेशल वाले में से नहीं मिली। जो टैक्स पेबल है ना अपना टोटल, वो 13,000 था, इसमें से 9,000 की रिबेट मिल के 4,297 रुपये अपने को फिर भी टैक्स पे करना पड़ेगा। ये किसका आया? अभी आपको बताया 1,500 रुपये तो उसका आया गेमिंग वाली इनकम का। बाकी जो हमारा 14,000 रुपये हमारा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था ना, उसका 20%, 14,000 का 20% आप निकालेंगे, लगभग 2,800 रुपये आता है। 2,800 और 1,500 मिलाकर आप देखेंगे लगभग लगभग इतना ही होता है। बाकी एग्जैक्ट इनकम इसमें 4% का सेस और जुड़ जाता है, 172 रुपये। तो आपकी 4,470 रुपये टैक्स लाइबिलिटी हो गई। इसके अलावा हम ITR कब फाइल कर रहे हैं? 18 जुलाई को। अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने का हमारे ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा। तो 4,470 रुपये, 221 रुपये सरकार चार्ज करती है। टोटल हो गया इतना। 21 रुपये हमारा TDS था तो उसकी डिडक्शन हमें मिल गई। 4,670 रुपये हमें अभी पे करना पड़ेगा, अभी के अभी पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको पे नाउ पे करना है, पे लेटर पे नहीं करना है, कंटिन्यू करना है। इधर आपका चालान वाली डिटेल आ जाएगी, कंटिन्यू करना है, 4,670 आएगा। इस पर कंटिन्यू करके आपको पेमेंट कर देना है जिस भी थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं। सारे ऑप्शन है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, ये टैक्स गवर्नमेंट के पास जाएगा। फिर आपको कंटिन्यू करना है और आपका चालान की डिटेल आ जाएगी और आपको इसको बाद में कंटिन्यू करके सबमिट कर देना है। तो उसके बाद में यहाँ पर आपका सब कुछ हो जाएगा। फिर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाना है, आपको इधर टिक करना है, अपनी प्लेस का नाम डालना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है और आपकी ITR जो है वो सबमिट हो जाएगी। कोई भी एरर वगैरह आता है देखिए सबके अंदर जा जाके सबको टिक कर दिया। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, इधर आपको
देखिए सभी स्टेप के अंदर जा जाके इसको कंफर्म एक बार कर देना है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद में प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। और उसके बाद में आपको आधार ओटीपी के थ्रू या फिर बैंक ईवीसी के थ्रू अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई कर लेना है और आपकी आईटीआर सबमिट हो जाएगी। हम इस केस में नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने काफ़ी सारी डमी डिटेल डाली थी केवल आपको समझाने के लिए। बाकी करेक्ट डिटेल डाल के हमने इसकी आईटीआर ऑलरेडी फाइल कर रखी है। इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं, इसी टाइप का कंटेंट और देखना चाहते हैं, आईटीआर 2 से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी सर्विस लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पे जाके आप बुकिंग कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आईटीआर 3 के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्द ही हमारे चैनल पे आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आईटीआर 2 से रिलेटेड कोई दूसरे टाइप का वीडियो आपको देखना है तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर दीजिए। बाकी आईटीआर 1 और 4 के काफ़ी सारे वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में।